हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स में। प्यारे बच्चों, आज हम सब इस वीडियो में संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम आसान भाषा में। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी, उनके जीवन परिचय को यानी कि लेखक परिचय वाले वीडियो को हम सभी ने बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिए, ठीक है। और कल वाले वीडियो में यानी कि इनसे पिछली वाली वीडियो में संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम सभी ने मिलकर के सॉल्व कर लिए थे इनसे पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। और आज हम सब इस वीडियो में संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम आसान भाषा में, जो हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से आप सभी को लिखोगे तो आप सभी का नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। सभी को गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप सब इस तरह से पेपर में आंसर लिखोगे तो आप सभी का जो कॉपी चेक करता है उसका दादा भी एक नंबर नहीं काट सकेगा, ठीक है। उसका दादा भी, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, उसका दादा भी एक नंबर नहीं काट सकेगा, ठीक है। बस आप सभी इस तरह से आंसर लिखना, उसका आप सभी का पक्का नंबर आएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हो तो वो बच्चे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ में सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझे, पहले फिर से समझो क्वेश्चन, ठीक है। एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। फिर उसके बाद है, आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पे करना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। अब चलो इसकी आंसर की ओर चलते हैं। देखो, इसका आंसर आप सभी को लिखना है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में, ठीक है। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि, ठीक है, यहाँ तक समझे। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि हम बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं हम बूढ़े हो गए हैं, हमसे सलाह लीजिए, ठीक है। हम बूढ़े हो गए, बड़े बुजुर्ग का कहना होता है हमसे सलाह लो, हम क्या क्या किए थे बचपन में, आप सभी इस तरह से कार्य करना, ठीक है। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी भी बोल रहे हैं हम बूढ़े हो गए हैं, आप लोग हमसे सलाह लीजिए, हम दूसरे पीढ़ी के लोग हैं, ठीक है। हम सब पहले जमाने के लोग हैं। दूसरे पीढ़ी का मतलब हुआ हम सब पहले जमाने के लोग हैं। आप लोगों के अंदर शक्ति है, ठीक है। जैसे युवकों के अंदर शक्ति होता है, ताकत होता है, ठीक है। आप लोगों के अंदर शक्ति है, जवानी है, एकता है, साहस है, ठीक है। आप लोगों के अंदर शक्ति है, जवानी है, एकता है, साहस है। आप लोग नेता बनिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आप ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, लिखा हुआ है आप लोग नेता बनिए, ठीक है। आप लोग नेता बनिए, हम आप लोगों को सलाह देंगे, ठीक है। आप लोग नेता बनिए, हम आप लोगों को साथ देंगे, यानी कि किस तरह से नेता बनना है उसका कार्य को बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण की ऐसी बातों को सुन करके, ठीक है, जयप्रकाश नारायण की ऐसी बातों को सुन करके छात्र लोग बोलते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की ऐसी बातों को सुन करके जितने भी छात्र थे सभी लोग बोलते हैं मार्ग दिखलाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। छात्र लोग बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी को मार्ग दिखलाने से काम नहीं चलेगा, आंदोलन का नेतृत्व आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। आंदोलन का नेतृत्व किस तरह से करना है, कार्य को किस तरह से आगे को बढ़ाना है, इसका नेतृत्व आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद है आंदोलन का नेतृत्व उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व हम उसी शर्त पे करेंगे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी छात्र लोग से बोल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। जयप्रकाश नारायण जी छात्र लोग से बोल रहे हैं हम आंदोलन का नेतृत्व हम उसी शर्त पे करेंगे जब आप लोग हमारी बात मानेंगे, ठीक है। जब जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं आंदोलन का नेतृत्व हम उसी शर्त पे करेंगे जब आप लोग हमारी बात मानिएगा, ठीक है। ये बात जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे थे, अन्यथा हम किस गली होकर भाग जाएंगे आप सभी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी लास्ट में बोलते हैं अन्यथा हम किस गली से होकर के भाग जाएंगे आप सभी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। देखो, फिर से रिवीजन कर देता हूँ। एक का क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर से, ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन था आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में, ठीक है। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पे स्वीकार करते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को लिखना है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में, ठीक है। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि हम बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। हम बूढ़े हो गए हैं, हमसे सलाह लीजिए, हम दूसरे पीढ़ी के लोग हैं, ठीक है। हमसे सलाह लीजिए, हम दूसरे पीढ़ी के लोग हैं, आप लोगों के अंदर शक्ति है, जवानी है, एकता है, साहस है, उसी बात। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है आप लोग नेता बनिए, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी छात्र लोग से बोलते हैं आप लोग नेता बनिए, हम आप लोगों को सलाह देंगे। फिर उसके बाद है जयप्रकाश नारायण की ऐसी बातों को सुन करके, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी जब ऐसी बातें को बोलते हैं आप लोग नेता बनिए, हम आप लोगों को सलाह देंगे, ऐसी बातों को सुन करके छात्र लोग बोलते हैं मार्ग दिखलाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मार्ग दिखलाने से, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मार्ग दिखलाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मार्ग दिखलाने से काम नहीं चलेगा, आंदोलन का नेतृत्व आपको ही करना पड़ेगा। नारायण जी ने कहा, इसका मतलब है जयप्रकाश
नारायण जी ने कहा, आंदोलन का नेतृत्व हम उसी शर्त पे करेंगे, ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व हम उसी शर्त पे करेंगे यदि आप लोग हमारी बात को मानेंगे, अन्यथा हम किस गली होकर भाग जाएंगे आप सभी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप सभी 1 नंबर का क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, समझेंगे नहीं, एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सभी क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ में 2 नंबर का क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे, इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे, इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। ठीक है, अब चलो इसकी आंसर की ओर चलते हैं। देखो इसका आंसर आप सभी को लिखना है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय देते हुए बताए गए हैं कि इतना आप सभी को हर हाल में लिखना है। ठीक है, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, एकदम अपने भाषा में समझाया गया है। अब देखो जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय देते हुए बताए गए हैं कि जब जयप्रकाश नारायण पढ़ने के लिए अमेरिका गए, ठीक है, जब जयप्रकाश नारायण पढ़ने के लिए अमेरिका गए तो वह गरीबी के कारण, ठीक है, तो वह गरीबी के कारण सबसे पहले अमेरिका के बागानों में काम किए। ठीक है, तो वह गरीबी के कारण सबसे पहले अमेरिका के बागानों में काम किए, फिर उसके बाद जानवर मारने वाले, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद जानवर मारने वाले कारखानों में काम किए। ठीक है, यहाँ तक समझे। देखो फिर से समझा देता हूँ, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय देते हुए बताए गए हैं कि जब जयप्रकाश नारायण पढ़ने के लिए अमेरिका गए तो वह गरीब के कारण, ठीक है, तो वह गरीबी के कारण सबसे पहले अमेरिका के बागानों में काम किए, फिर उसके बाद जानवर मारने वाले कारखानों में काम किए। ठीक है, फिर उसके बाद जानवर मारने वाले कारखानों में काम किए। अगर फिर भी, ठीक है, अगर फिर भी उसका भरण पोषण नहीं हो पाता था, जयप्रकाश नारायण का फिर भी अगर मतलब काम नहीं हो पाता था, जैसे पढ़ाई में पैसा खर्चा और खाना पीना में भरण पोषण नहीं हो पाता था, तो वह एक ही कमरे में, ठीक है, तो वह एक ही कमरे में, एक ही रजाई में, एक ही बिछावन पर 3-4 दोस्त मिलकर के सो लेते थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी रविवार को होटल में जाकर काम करते थे, बर्तन सफाई का काम क्या करते थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी रविवार को जब उसे छुट्टी मिलती थी तो वह रविवार को होटल में जाकर के बर्तन साफ क्या करते थे। फिर उसके बाद वे शू पार्लर में जाकर के जूता पॉलिश करते थे। ठीक है, फिर जयप्रकाश नारायण जी बर्तन साफ करके शू पार्लर में जाकर के जूता पॉलिश करने लगे थे। ठीक है, एकदम अपने भाषा में सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाया गया है। ठीक है, इससे आसान कोई भाषा हो ही नहीं सकता। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन मैं आप सभी को फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, रिवीजन करते जाना। ठीक है, कॉपी में आप सभी नोट करते जाओ, या फिर इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पे पा लेना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर आई बटन में दिया हुआ है। ठीक है, देखो 2 नंबर में क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे, इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है। इसका आंसर लिखना है हम सभी को, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय देते हुए बताए गए हैं कि जब जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जब जयप्रकाश नारायण पढ़ने के लिए अमेरिका गए तो वह गरीब के कारण, ठीक है, तो वह गरीबी के कारण सबसे पहले अमेरिका के बागानों में काम किए, फिर उसके बाद जानवर मारने वाले कारखानों में काम किए। ठीक है, बागानों में काम करने के बाद उसके बाद फिर वे जानवर मारने वाले कारखानों में काम किए थे। फिर उसके बाद फिर भी उसका अगर भरण पोषण नहीं हो पाता था तो वह एक ही कमरे में, ठीक है, तो वह एक ही कमरे में, एक ही रजाई पर, एक ही बिछावन पर 3-4 मिलकर के सो लेते थे। जयप्रकाश नारायण जी रविवार को होटल में, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी रविवार को होटल में जाकर के बर्तन साफ क्या करते थे। फिर उसके बाद वह शू पार्लर में जाकर के जूता पॉलिश करते थे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को 2 नंबर का क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से समझ में आया हो। यहाँ तक सभी क्लियर है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 3rd नंबर में क्वेश्चन का रहा है। देखो 3rd नंबर में क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, 3rd नंबर में क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए। ठीक है, 3rd नंबर में क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर में क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए। ठीक है, अब चलो इसकी आंसर हम देखेंगे किस तरह से इसका आंसर लिखा हुआ है। देखो इसका आंसर आप सभी को लिखना है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुआ कि, ठीक है, इतना तो हर हाल में आप सभी को लिखना है। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए कि जब वे अमेरिका से, ठीक है, जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका से BA पास करके भारत वापस आ रहे थे तो उसी समय भारत में कांग्रेस का वर्चस्व था। ठीक है, फिर से समझो, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए कि जब वे अमेरिका से BA पास करके भारत आए तो उस समय भारत में कांग्रेस का वर्चस्व चल रहा था। ठीक है, जिस समय जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका से BA करके भारत लौट रहे थे तो उस समय भारत में
अंग्रेजों का वर्चस्व चल रहा था, अंग्रेजों का वर्चस्व चल रहा था। उस समय अंग्रेज का मुकाबला कांग्रेस पार्टी ही कर सकते थे, ठीक है। उस समय अंग्रेज का मुकाबला कांग्रेस पार्टी ही कर सकते थे। उसने सोचा, ठीक है, किसने सोचा? उसने सोचा, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने सोचा, यदि मैं यहाँ अलग पार्टी बना लेता हूँ, ठीक है, यदि मैं यहाँ अलग पार्टी बना लेता हूँ तो देश को स्वाधीन करने में कठिनाई होगी, ठीक है, मतलब देश को एकत्रित करने में कठिनाई होगी कांग्रेस के साथ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा देखो, कांग्रेस का साथ, अगर कांग्रेस का साथ देने से ही स्वाधीनता इसलिए हासिल हो सकती है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने सोचा कांग्रेस का साथ देने से ही स्वाधीनता हासिल हो सकती है, इसलिए जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, ठीक है। क्वेश्चन समझे, फिर से समझो, ठीक है। देखो 3 नंबर में क्वेश्चन क्या था? 3 नंबर में क्वेश्चन था जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए, ठीक है। इसका आंसर किस तरह से लिखना है? देखो सिंपल है, इसका आंसर लिखना है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए जब वे अमेरिका से, ठीक है, जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका से बीए पास करके भारत वापस आ रहे होते थे तो उस समय भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व था, ठीक है। तो उस समय भारत में कांग्रेस का वर्चस्व था। अंग्रेज का मुकाबला कांग्रेस अंग्रेज को ही बोला जाता है, ठीक है। उस समय अंग्रेज का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकते थे, ठीक है। उस समय अंग्रेज का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकते थे। जयप्रकाश नारायण ने सोचा यदि मैं यहाँ पर अलग पार्टी बना लेता हूँ तो देश को स्वाधीन करने में कठिनाई होगी, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर अलग पार्टी बना लेता हूँ तो देश को स्वाधीन करने में कठिनाई होगी। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, कठिनाई होगी कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस का साथ देने से ही स्वाधीनता हासिल हो सकती है, ठीक है। कांग्रेस के साथ हम अगर मिल जाएंगे तो स्वाधीनता हासिल हो सकती है, इसलिए जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए 3 नंबर का। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर का क्वेश्चन आप सभी समझ गए, आप बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखो 4 नंबर में क्या कह रहा है? 4 नंबर में क्वेश्चन है, आप सभी बुक उल्टा के देख लो, ठीक है। आप सभी बुक उल्टा के सामने में रख लो, आप सभी को क्वेश्चन समझने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन समझने में आसानी होगा, कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। देखो 4 नंबर में कह रहा है पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें, ठीक है। 4 नंबर में क्या कह रहा है? थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, कलर इसका 4 नंबर में कह रहा है पाठ के आधार पर प्रसंग को स्पष्ट करें, ठीक है। देखो आप सबको किस तरह पहला क्वेश्चन है, कौन नंबर में क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर ए लिख दिया हूँ, ठीक है। पाठ के आधार पर प्रसंग में सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर कोई, ठीक है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, ठीक है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है, ठीक है। तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां कराते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, ठीक है। जिसमें बोला जाता है प्रसंग स्पष्ट करे, उसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, बस शब्द थोड़ा सा अलग रहता है, उसका आंसर उसमें व्याख्या करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन था अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं, ठीक है। देखो आप सभी को इसका आंसर किस तरह से लिखना है, चलो बताता हूं, ठीक है। देखो इसका आंसर इस तरह से लिखना है आप सभी को, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। इसका आप सभी को आंसर लिखना है, सबसे पहले आप सभी को लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है। हर एक बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ये टाइटल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइटल है, इस टाइटल को नहीं लिखते हैं, जिसके कारण उसका 2 नंबर कट जाता है, ठीक है। देखो आप सभी को सबसे पहले लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक, ठीक है, यहाँ तक लिखे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक संपूर्ण क्रांति, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ का ही नाम होगा, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक संपूर्ण क्रांति, ठीक है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति भाषण शीर्षक पाठ से ली गई है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति भाषण शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। यहाँ तक समझे, जिनके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी। फिर से समझो, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक संपूर्ण क्रांति भाषण शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। यहाँ तक सभी लिख लिए। उसके बाद आप सभी को लिखना है प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कॉपी में, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से। पैराग्राफ चेंज हर हाल में करना है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है पैराग्राफ चेंज हर हाल में करना है, ठीक है। किस तरह से आप सभी लिखना है आप देखो बताता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण जी ने बताए हैं कि यदि कोई लोकतंत्र का दुश्मन है, ठीक है, यदि कोई लोकतंत्र का दुश्मन है तो ऐसे लोग देश का दुश्मन है। ऐसे लोग ही जनता के शांतिमय कार्यों में बाधा डालते हैं, प्रशासन से जनता को गिरफ्तारियां करवाते हैं, ठीक है, प्रशासन से जनता को गिरफ्तारियां करवाते हैं, जनता के ऊपर लाठियां चलाते हैं, और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, जनता के ऊपर लाठियां चलाते हैं, फिर उसके बाद है जनता के ऊपर गोलियां चलाते हैं। ऐसे लोग ही देश के दुश्मन कहलाते हैं, ठीक है। समझ गए? देखो फिर से समझो, एकदम ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको देखो इसका आंसर लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ संपूर्ण क्रांति भाषण शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी। अब देखो आगे लिखना है प्रस्तुत पैराग्राफ चेंज करके लिखना है प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण जी ने बताया है कि यदि कोई लोकतंत्र का दुश्मन है तो ऐसे लोग देश का दुश्मन है। ऐसे लोग ही जनता के शांतिमय कार्यों में बाधा डालते हैं, ठीक है। ऐसे लोग ही जनता के
ऐसे लोग ही जनता के शांतिमय कार्यों में बाधा डालते हैं, प्रशासन से जनता को गिरफ्तारियां करवाते हैं, जनता के ऊपर लाठियां चलाते हैं, जनता के ऊपर गोलियां चलाते हैं, ऐसे लोग इन देश के दुश्मन कहलाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को 4 का क नंबर का प्रसंग व्याख्या बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलेंगे 4 का ख नंबर का आंसर। ठीक है, मैंने आप सभी को यहाँ पर बी लिख दिया, आप सभी को उससे नहीं लेना है, आप सभी को क्वेश्चन से लेना देना है। ठीक है, अब देखो 4 का ख नंबर में कहा है व्यक्ति से नहीं। ठीक है, हमें व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। ठीक है, देखो शब्द उल्टा पुल्टा के दिया है, क्वेश्चन का आंसर एकदम इजी है। व्यक्तियों से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, ठीक है, यहाँ तक ये सब गलतियाँ। ठीक है, कार्यों से झगड़ा है, कॉपी उल्टा आप बुक उल्टा के देखो, ख नंबर में कह रहा है व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को किस तरह से लिखना है, ठीक है, टाइटल उसी तरह से लिखना है आप सभी को। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां के, ठीक है, साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक संपूर्ण क्रांति भाषण शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, यहाँ तक समझे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक संपूर्ण क्रांति भाषण शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, अब देखो आगे लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण जी ने बताया है कि हमें व्यक्तियों को व्यक्ति से नहीं झगड़ा करनी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं करनी चाहिए, उनकी सोच कैसी है उनसे झगड़ा करनी चाहिए, व्यक्ति के नीतियों से झगड़ा करनी चाहिए, व्यक्ति के कार्यों से झगड़ा करनी चाहिए। ठीक है, वे किस तरह से कार्य कर रहे हैं उनकी कार्यों से झगड़ा करनी चाहिए। ठीक है, एकदम इजी था। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से किस तरह से लिखना है, यहाँ देखो फिर से बताता हूँ। ठीक है, देखोगे आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक संपूर्ण क्रांति भाषण शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, आप लिख लिए यहाँ तक। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण जी ने बताया है कि हमें व्यक्तियों को व्यक्ति से झगड़ा नहीं करनी चाहिए, उनकी सोच से झगड़ा करनी चाहिए, व्यक्तियों को नीतियों से झगड़ा करनी चाहिए, व्यक्ति के कार्यों से झगड़ा करनी चाहिए। ठीक है, ख नंबर का क्वेश्चन भी आप सभी बेहतर तरीके से समझ गए। अगर कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सभी बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर में क्या क्वेश्चन, देखो 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा था बापू और नेहरू की किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया। ठीक है, आप सभी कॉपी में नोट कर रहे हो या फिर वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो। ठीक है, वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस बात को मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है बापू और नेहरू की किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। ठीक है, तो एकदम ईजी स्टेप लिखा हुआ है, एकदम ईजी तरीके से लिखना है, बापू और नेहरू की उन विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया। ठीक है, बापू और नेहरू की उन विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है जिसमें जेपी मंच पढ़ी। ठीक है, जिसमें जेपी मंच पढ़ी बापू और नेहरू के खिलाफ बोलते थे। ठीक है, जिसमें जेपी मंच पढ़ी बापू और नेहरू के खिलाफ बोलते थे, लेकिन नेहरू और बापू जब मंच से नीचे आते थे तो उसे छोटा भाई करके संबोधित करते थे और गले लगा लेते थे। ठीक है, समझे, देखो समझने वाली बात यहाँ पर ये है, देखो फिर से समझो, बापू और नेहरू। ठीक, एकदम इजी स्टेप से लिखना है आंसर। ठीक है, जितना हिंदी में खास करके जितना अपने भाषा में आंसर लिखोगे उतना अधिक मार्क्स मिलने की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, देखो 5 नंबर में क्वेश्चन था बापू और नेहरू की किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। ठीक है, देखो इसका आंसर लिखना है बापू और नेहरू की उन विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है जिसमें जेपी मंच पढ़ी बापू और नेहरू के खिलाफ बोलते थे। ठीक है, जिसमें जेपी मंच पढ़ी बापू और नेहरू के खिलाफ बोलते थे, लेकिन नेहरू और नेहरू और बापू जब मंच से नीचे आते थे तो उसे छोटा भाई करके जेपी को छोटा भाई करके संबोधित करते थे और गले लगा लेते थे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक 5 नंबर का क्वेश्चन भी आप सभी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 6 नंबर में क्वेश्चन है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। ठीक है, एकदम इजी स्टेप है, जितना बोल रहा है क्वेश्चन में उतना ही आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो 6 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से समझ लो। 6 नंबर में क्वेश्चन था भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। देखो आप सभी को आंसर किस तरह से लिखना है, मैंने आप सभी को बोला है जितना क्वेश्चन में बोल रहा है उतना ही आंसर लिखो। ठीक है, देखो इस आंसर लिखना है आप सभी को, भ्रष्टाचार की दर तस्करी और मुनाफाखोरी है। ठीक है, तस्करी और मुनाफाखोरी है। जैसे किसी सरकारी काम में करने के लिए जाते हैं तो अब जिसको ज़्यादा पैसा होता है उसको पहले काम कर देते हैं, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं उसका काम जल्दी काम नहीं करना चाहते। ठीक है, जिस कारण वे घूस मांगते हैं। ठीक है, घूस जानते होंगे आप सभी, ठेठी भाषा में उसको घूस बोला जाता है। ठीक है, तस्करी और मुनाफाखोरी इसी को बोला जाएगा। भ्रष्टाचार की दर तस्करी और मुनाफाखोरी है। और इसके बाद है क्या आप जेपी से सहमत हैं। ठीक है, हाँ हम जेपी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, देखो इसे दूर करने के लिए हम निम्नलिखित सुझाव दे सकेंगे। ठीक है, समझे यहाँ तक, इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव देंगे। फिर से समझो, भ्रष्टाचार की जड़ तस्करी और मुनाफाखोरी है, ये क्लियर हो गया यहाँ से। उसके बाद है क्या आप जेपी से सहमत है। ठीक है, हाँ हम जेपी से सहमत है, यहाँ तक आप सभी को लिख लेना है कॉपी में। फिर उसके बाद है इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव देंगे। ठीक है, हम इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव देंगे। ठीक है, ये किताब के अनुसार बोला जा रहा है। ठीक है, मैं अपने अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब के अनुसार आंसर लिखा हुआ है।
ठीक है। फिर उसके बाद है, देखो सबसे पहला ऑप्शन में लिखना है शिक्षा में बढ़ोतरी, ठीक है। इसका इसका किसका आंसर है, इसे दूर करने के लिए उपाय, ठीक है। इसका दूर करने के लिए उपाय है भ्रष्टाचार की जड़ को शिक्षा में बढ़ोतरी, मतलब हर एक बच्चा, हर एक बिहार के हर एक राज्य में सभी बच्चे पढ़ाई करें, ठीक है। शिक्षा में बढ़ोतरी, बुद्ध छापामारी पर रोक, राजनीतिक जागृति, उसके बाद है पुलिस प्रशासन पर चुस्त दुरुस्त रहना, ठीक है। आजकल पुलिस वाले भी घूस लेने लगे हैं, ठीक है। आजकल पुलिस वाले भी घूस लेने लगे, ठीक है। देखो पहला नंबर पर लिखना है शिक्षा में बढ़ोतरी, बुद्ध छापामारी पर रोक, राजनीतिक जागृति, उसके बाद पुलिस प्रशासन पर चुस्त दुरुस्त रहना, ठीक है। फिर से समझो, 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन था भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत है, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे, ठीक है। हम देखो भ्रष्टाचार की जड़ तस्करी और मुनाफाखोरी है, और हाँ हम जेपी से सहमत है, ठीक है। और हाँ हम जेपी से सहमत है, इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव है। पहला है शिक्षा में बढ़ोतरी, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध छापामारी पर रोक, और तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक जागृति, और लास्ट है पुलिस प्रशासन पर चुस्त दुरुस्त रहना, ठीक है। इस तरह से आंसर लिखोगे आप सभी का पक्का, कोई माई का लाल नहीं इसका नंबर काटेगा, ठीक है। एकदम सरल भाषा में, इससे कोई सरल भाषा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है दलविहीन, ठीक है। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, ठीक है। एकदम इजी स्टेप से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, इसका आंसर आप सभी को लिखना है दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में निम्नलिखित संबंध है, ठीक है। यहाँ तक सब आप सभी को लिख लेना है, जितना बोला जा रहा है उतना ही आंसर लिखो, ठीक है। मैं इस बात को तीसरा बार बोल रहा हूँ, जितना क्वेश्चन में बोला जा रहा है उतना ही आंसर लिखना है, खास करके हिंदी सब्जेक्ट में। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में निम्नलिखित संबंध है, यहाँ तक आप सभी को लिख लेना है। फिर उसके बाद दलविहीन लोकतंत्र में कोई दल नहीं होते, ठीक है। दलविहीन लोकतंत्र में, यहाँ पर आप सभी बीच में लाइन भी दे करके, यानी कि भाग में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दलविहीन लोकतंत्र में कोई दल नहीं होते, दलविहीन लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। फिर से समझो, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध बोल रहा है यहाँ, ठीक है। लिखना है पहले दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में निम्नलिखित संबंध है। दलविहीन लोकतंत्र में कोई दल नहीं होते, दलविहीन लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। दलविहीन लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र होते हैं। और उसके बाद लिखना है साम्यवाद में, ठीक है। देखो साम्यवाद में क्या लिखना है, साम्यवाद में लिखना है जबकि साम्यवाद में कोई भी जाति धर्म नहीं होते, ठीक है। साम्यवाद में कोई भी धर्म जातिवादी नहीं होते, साम्यवाद में सभी लोग एक समान होते हैं, ठीक है। साम्यवादी में किसी भी प्रकार की जाति नहीं होती है, ठीक है। साम्यवाद में किसी भी प्रकार की जाति नहीं होती, सभी लोग एक समान अपने आप को भाईचारे के सामने में देखते हैं, ठीक है। समझ गए आप सभी। देखो फिर से समझा देता हूँ, 7 नंबर का क्वेश्चन था दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, ठीक है। इसका आंसर है दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में निम्नलिखित संबंध है, ठीक है। जब तक आंसर याद नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में निम्नलिखित संबंध है। दलविहीन लोकतंत्र में कोई दल नहीं होते, दलविहीन लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र होते हैं। फिर उसके बाद लिखना है साम्यवाद में लिखना है जबकि साम्यवाद में कोई भी जाति धर्म नहीं होते, साम्यवाद में सभी लोग एक समान अपने आप को भाईचारे के समान मानते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए 7 नंबर का क्वेश्चन तक की आप 7 नंबर का क्वेश्चन आप सभी बेहतर तरीके से समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन था, 8 नंबर में क्वेश्चन था संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर में क्वेश्चन है संघर्ष समितियों से, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन है संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं, ठीक है। देखो आप सभी इसका आंसर किस तरह से लिखना है, एकदम इजी स्टेप्स है, ठीक है। दिमाग को पहले कंट्रोल करो, फिर उसके बाद आंसर को समझो। देखो इसका आंसर आप सभी को लिखना है संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की अपेक्षाएं हैं कि, ठीक है। यहाँ तक समझे, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की अपेक्षाएं हैं कि भारत से भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी, ठीक है। भारत से भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी, भारत में जितने भी गरीब लोग हैं सबको उनका अधिकार मिले, जितने भी भारत में आम लोग हैं सभी चुनाव में भाग ले सके, ठीक है। समझे, एकदम इजी स्टेप था। संघर्ष समितियों में, ठीक है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं, ठीक है। इसकी अपेक्षा यह है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की अपेक्षा यह है कि भारत से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, भारत में जितने भी गरीब लोग हैं सबको उनका अधिकार मिले, जितने भी भारत में आम लोग हैं सभी चुनाव में भाग ले सके, ठीक है। यहाँ तक समझ गए क्वेश्चन, एकदम इजी है, इसमें समझने का पहले कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सब जो पहले के जमाने में बोला जाए उसी तरह से आप इसमें बेहतर तरीके से समझाया गया है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 9 नंबर में क्वेश्चन देखो फिर से समझता हूँ। 9 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर में क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से, ठीक है। 9 नंबर में क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश सुने, ठीक है। इस शीर्षक पाठ में, ठीक है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ जो भाषण है इसमें सबसे प्रिय अंश आप सभी को क्या लगा, ठीक है। मतलब सबसे भावुक करने वाला शब्द कौन सा है, वही बोल रहा है क्वेश्चन में। जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा, ठीक है। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, यह शब्द मुझे इस शीर्षक पाठ में
कौन सा शब्द अधिक प्रभावित लगा, ठीक है, और उसका व्याख्या किस तरह से कर देना आप सभी को लिख देना। इस क्वेश्चन आप सभी को 5 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा, ठीक है। देखो इसका आंसर लिखना है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण में सबसे प्रिय अंश निम्नलिखित है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को लिख देना है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण में सबसे प्रिय अंश निम्नलिखित है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लिख दिए, चलो लिख दिए होगे। देखो आप सभी को लिखना है किस तरह से, अगर कोई लोकतंत्र का दुश्मन है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है अगर कोई लोकतंत्र का दुश्मन है तो वह देश का दुश्मन है, ठीक है। अगर कोई लोकतंत्र का दुश्मन है तो वह देश का दुश्मन है, ठीक है। यह बात हमें सबसे अधिक प्रभावी लगी, ठीक है। अगर कोई लोकतंत्र का दुश्मन है तो वह देश का दुश्मन है, यह बात इस शीर्षक पाठ में हमें बहुत अच्छी प्रभावित लगी थी, ठीक है। यही बात हम सबको अधिक प्रभावित लगी, इतना तक आप सभी को लिख देना है, यह बात हमें सबसे अधिक प्रभावी लगी, ठीक है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन कहानी को पढ़ोगे तो आप सभी को कौन सा शब्द प्रभावित लगा आप सभी वो भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला जाता इसका आंसर यही होगा, ठीक है। इसमें जो आप सभी को शब्द प्रभावित लगा उस पर वो क्वेश्चन आप सभी को लिख देना, उसके बाद उसका व्याख्या कर देना, ठीक है। इसलिए लगा क्योंकि इस शीर्षक पाठ में, ठीक है, क्योंकि इस शीर्षक पाठ में जयप्रकाश नारायण जी ने अपने देश के लिए, अपने भारतवासियों के नागरिकों के लिए सभी प्रकार के कार्य किए, ठीक है, सभी प्रकार के कार्य किया, जिसमें भारतवासियों को, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, जिसमें भारतवासियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार प्राप्त हुआ, देश की शिक्षा में बढ़ोतरी भी, ठीक है। समझे, एकदम ईजी स्टेप था, फिर से समझो। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। जयप्रकाश नारायण के इस भाषण में सबसे प्रिय अंश निम्नलिखित है। देखो किस तरह से लिखना है, इस तरह से आप सभी को लिखना है, अगर कोई लोकतंत्र का दुश्मन है, ठीक है, अगर कोई लोकतंत्र का दुश्मन है तो वह देश का दुश्मन है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को लिख देना है। उसके बाद आप सभी को लिखना है, देखो थोड़ा सा ये मेरा आंसर है, ठीक है, ये मेरा आंसर है, आप सभी को दूसरा आंसर पढ़ना, आप सभी को दूसरा आंसर चाहते हो इससे भी बेटर आंसर खोज सकते हो, तो आप कहानी को शुरू से पढ़ना, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। देखो अगर कोई लोकतंत्र का दुश्मन है तो वह देश का दुश्मन है, यह बात हमें सबसे अधिक प्रभावी लगी, इसलिए लगा क्योंकि इस शीर्षक पाठ में, ठीक है, यह बात सबसे प्रभावी मुझे इसलिए लगा क्योंकि इस शीर्षक पाठ में जयप्रकाश नारायण जी ने अपने देश के लिए, अपने भारतवासियों के नागरिकों के लिए सभी प्रकार के कार्य किए, जिसमें भारतवासियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार प्राप्त हुआ, देश की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई, ठीक है, भारत देश की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। क्वेश्चन में आशा करता हूँ आप सभी को 9 नंबर का क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्वेश्चन है चुनाव सुधार के बारे में, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर में क्वेश्चन है चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा है क्या है और उन सुझावों से आप कितना सहमत है, मतलब आप सभी इस बात को लेकर कंठस्थ हैं। देखो 10 नंबर में क्वेश्चन है चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझावों से आप कितना सहमत है। देखो इसका आंसर लिखना है, कॉपी आप बुक उल्टा के रखे होगी नहीं। देखो इसका आंसर लिखना है चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव थे कि चुनाव बुद्ध छापामारी से अच्छे नेताओं का चुनाव नहीं हो सकता है, ठीक है। चुनाव बुद्ध छापामारी से अच्छे नेताओं का चुनाव नहीं हो सकता है, इसका असर सीधे भारत के लोकतंत्र पर पड़ता है, ठीक है, इसका असर सीधे भारत के लोकतंत्र पर पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर किस तरह से लिखना है, एकदम ईजी स्टेप है। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव थे कि चुनाव बुद्ध छापामारी से अच्छे नेताओं का चुनाव नहीं हो सकता, ठीक है। जो चुनाव जैसे पैसा देके खरीदे जाता है, जो चुनाव मतलब जितने भी सरकार हैं जो पैसा देके जीते जाते हैं, ऐसे नेताओं को चयन करने से, भारतवासियों को ऐसे नेताओं को चयन करने से उसके देश को उजागर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके देश आगे चल के विकसित नहीं होंगे, उसका दल धीरे धीरे उसका देश धीरे धीरे घटता ही जाएगा, ठीक है। इसलिए सभी नागरिकों को देश के नेता को सोच समझ के चयन करना चाहिए, ठीक है। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव थे कि चुनाव बुद्ध छापामारी से अच्छे नेताओं का चुनाव नहीं हो सकता है, इसका असर सीधे भारत के लोकतंत्र पर पड़ता है और लोकतंत्र बिगड़ जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप सभी को इसका आंसर एकदम इजी स्टेप से समझ में आता होगा। अब देखो संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के सबसे लास्ट क्वेश्चन देखो, तो इसमें 10 नंबर में थोड़ा सा और आंसर है, इस प्रकार चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव थे, ठीक है। 10 का ये भी स्टेप था, ठीक है। अब देखो संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एकदम ये क्वेश्चन आप सभी को 2 नंबर में पक्का पूछेगा। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ का सबसे लास्ट क्वेश्चन है दिनकर जी का निधन, ठीक है। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन समझे, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों में या फिर कोनो पक्का निश्चित पूछेगा, ठीक है। अब देखो इसका आंसर किस तरह जितना बोला जा रहा है उतना लिखो। दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ, क्या लिखा पहले, सबसे पहला लिखा है दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ बोला है, कहाँ पर हुआ, फिर उसको लिख देंगे। इसका कैसे लिखना है, दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को पटना के नर्सिंग होम में, ठीक है। इतना लिख लिए, जो पूछा गया उतना ही आंसर लिखे। दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को पटना के नर्सिंग होम
बिल्डिंग में, ठीक है, नर्सिंग होम बिल्डिंग में। अब किस कारण से यहाँ पे आगे बोल रहा है कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ, तो आप परिस्थितियाँ किससे लिखनी है, परिस्थितियाँ आप सभी को लिखना है बिल्डिंग होम में दिल के दौरा पड़ने से हुआ था, ठीक है। परिस्थितियाँ का मतलब किस कारण से मरा था वो, ठीक है, दिल के दौरा पड़ने से वो मर गए थे, ठीक है। देखो दिनकर जी का आंसर क्या है, आंसर किस तरह से लिखना है उस तरह से बताता हूँ। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में पटना को नर्सिंग होम बिल्डिंग में दिल के दौरा पड़ने से हुआ था, ठीक है, समझे। दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को पटना के नर्सिंग होम बिल्डिंग में दिल के दौरा पड़ने से हुआ था, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी को संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, ठीक है। अगर आप सब सारी वीडियो का पीडीएफ अगर आप सब इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, ठीक है। जितने भी बच्चे संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के लेखक परिचय वाले वीडियो को नहीं दिखाए तो वो सारे बच्चे सबसे पहले संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के लेखक परिचय वाले वीडियो को देखो, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को देखना, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को देखना, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आप सभी का ही फायदा होगा, ठीक है। इसमें मेरा कोई घाटा नहीं होगा, इसमें आप सभी का ही फायदा होगा, इसलिए मैंने आप सभी को बोला। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इसलिए मैंने आप सभी को बोला सबसे पहले लेखक परिचय वाले वीडियो को देखो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को देखो, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को देखना, ठीक है। तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।